अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, एक नई सुबह के साथ, एक नई सोच के साथ और कुछ नए ख्वाबों के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। हसनैन, हमेशा से हम ये बात करते हैं ना कि दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है या हो रहा है, और कुछ पार्टिसिपेशन हमारी भी होती है कि लोगों का दिन अच्छा गुजर जाए, लेकिन आज के जो दिन का आगाज़ हुआ है वो क्या ही ज़बरदस्त हुआ है। जो हमें मार्का हक में तारीख फतह हुई थी, उसमें हमने आज योम तशक्कुर मना रहे हैं और सारा दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी भी आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी ब्रेकिंग चल रही थी। यादगार शौदा पर इस वक्त फूल रखने की तकरीबात का सिलसिला भी जारी था और आज दिन का आगाज़ जब हुआ तो वफाकी दारुल-हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई और सूबाई दारुल-हुकूमतों में जो है वो वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। और इसके साथ साथ आज मोनूमेंट में आज रात एक बहुत ज़बरदस्त जो है नुमाया तकरीब भी होने जा रही है, जिसमें जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनको खिराज तहसीन भी पेश किया जाएगा और खिराज अकीदत पेश किया जाएगा उन शहदा को जिनकी शहादत हुई थी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में। इसके साथ साथ दीगर जो है वो ऐलानात भी किए जाएंगे, कुछ अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। और आज मज़ार कायद पर, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की जो तब्दीली है उसकी भी पुरवकार तकरीबात भी मुनक्किद की जाएंगी और लोग इस वक्त आज के दिन मतलब दुआएं भी कर रहे हैं। और आज जो आगाज़ हुआ दिन का मस्जिद में कुरान ख्वानी और दुआओं के साथ भी हुआ है। बिल्कुल ऐसी है और मेरा ख्याल है कि ये सेलिब्रेशन चलनी चाहिए, क्योंकि इसको इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट करता है और जितनी ज़्यादा तकलीफ हम इंडियन मीडिया को सकते हैं, इंडियन लोगों को पहुंचा सकते हैं, बहुत बेहतर है, क्योंकि उन्होंने कुछ और ही इरादे करके पाकिस्तान पे हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको एक और खुशखबरी भी देते हैं, क्योंकि कल हमने सुना था कि पेट्रोल की कीमत शायद उसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पेट्रोल की कीमत को में इजाफा नहीं किया गया, उसको बरकरार रखा गया। लाइट स्पीड अगर डीजल की बात की जाए या फिर मिट्टी के तेल की बात की जाए तो उसमें हल्की सी कमी हुई है, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए इतनी कमी हुई है, लेकिन पेट्रोल 5 रुपए 4 पैसे मिट्टी के तेल में और जो हाई स्पीड डीजल है उसमें 2 रुपए कमी की गई है, जबकि पेट्रोल की कीमतें बरकरार हैं। बिल्कुल ऐसी है। सो ये खुशखबरी भी है कि आप उसी कीमत में पेट्रोल डलवाएंगे जिस कीमत में आप पहले भी डलवाते थे। हालांकि खबरें हर मीडिया वाले यही रिपोर्ट कर रहे थे कि पेट्रोल इस वक्त बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये खुशखबरी बताई, आपको 2 खुशखबरियां हमने बताई, अब आपको ये भी बता दें कि मौसम की सूरत हाल कैसी है। मौसम शदीद गर्म है। हाँ, मौसम शदीद गर्म है। अब अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, क्योंकि आज सुबह इतनी गर्मी थी, आज जब मैं आ रही थी मुझे इतनी शदीद गर्मी लग रही थी और ऐसी गर्म, और हवा का तो नाम वो निशान ही नहीं है, और जो थोड़ी बहुत हवा चल रही थी वो भी इतनी गर्म थी। 40+ टेम्परेचर आज भी जाने वाला है। तो जब भी बाहर जाएँ और एक अम्ब्रेला ज़रूर लेकर जाएँ और ग्लासेस ज़रूर लेकर जाएँ, हैट ज़रूर लेकर जाएँ, पानी की बॉटल्स अपने साथ ज़रूर रखें अगर आपको बहुत ज़रूरी बाहर जाना है तो तब। लेकिन बेहतर यह है कि आप अपने घरों में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसी है, बेहतर यह है कि आपने अपने घरों में रहना है, गैर ज़रूरी तौर पे आपने बाहर नहीं जाना और बाहर जाने से आपने इज्तनाब करना है। बाकी जो चीज़ें आपने बताई हैं गज़ल सबको, वो एहतियाती तदाबीर हैं। मुझे लगता है डॉक्टर गज़ल है मेरे साथ बैठी है जो कि आपको एहतियाती तदाबीर बता रही हैं और गर्मी से बचाव के तरीके बता रही हैं। ख़वातीन हज़रात, वक्त हमारे पास कम है और स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं। पहली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कौन कौन से ऐसे करेंसी नोट्स हैं जो कि अब काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे, इस हवाले से मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से करेंसी नोट्स पर पेन से कोई भी तहरीर लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके तहत नए वाली साल 2025 और 26 के आगाज़ पर 1 जुलाई से जिस नोट पर पेन की लिखाई मौजूद होगी वो नोट काबिल कबूल नहीं होगा। पेन की लिखाई वाले तमाम नोट 30 जून 2025 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर दीगर मुतल्लिका बैंकों में जमा कराए जा सकते हैं, जिसके बाद पेन की लिखाई वाले नोट वसूल नहीं किए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि पेन के इस्तेमाल से नोटों की खूबसूरती पर असर पड़ता है, इसलिए फैसला किया गया है कि 1 जुलाई 2025 से जिस नोट पर भी पेन से लिखाई मौजूद होगी वो नाकाबिले कबूल होगा। सो आपके पास अगर कोई पेन से लिखाई वाले नोट हैं, क्योंकि आप लिखती रहती हैं, तो जल्दी से जमा करवा दीजिए। और बहुत से ऐसे नोट्स होते हैं जो अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है तो मुझे दे दीजिएगा, मैं बैंक में जाकर जमा करवाऊंगा और थोड़ी सी कमीशन ले लूंगा आपसे। आप चाहते हैं कि आप ये बताने का ये तासुर दे रहे हैं कि शायद मेरे पास बहुत पैसा है और उसके ऊपर मैं बहुत लिखती रहती हूँ, एक्स्ट्रा पैसा है और मैं ना आपने घर चलाना है ना आपने किचन चलाना है, तो बिल्कुल आप इस चीज़ का बेहतर से एनालिसिस कर सकते हैं जो ये बात मुझे कह रहे हैं। लेकिन ये है कि ये अच्छी खबर है कि जितने भी आपके पास इस तरह के नोट हैं, बाद में लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि आप पहले से जमा करा दें और एहतियात करें। आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट में बात कर रहे थे जिस तरह से आज हम योम तशक्कुर मना रहे हैं, हमारे साथ बड़े खास मेहमान भी होंगे इसी टॉपिक पे। हाँ, इस पर हम बात भी करेंगे। आपको ये मैं बता रही थी कि आज हम योम तशक्कुर तो मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितने झटके हमने भारत को दिए हैं, चीन की तरफ से भी एक और झटका मिल गया है
और वो ये है कि चीन की जानिब से जो झटका मिला है भारत को, चीनी हुकूमत ने जंगनान के मकाम पर कम से कम 27 सरहदी इलाकों को चीनी नाम देकर उसे अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया है। और चीन का ये दावा है कि जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और तारीखी एतबार से चीन का हिस्सा है, भारत का नहीं है, और इसे चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात का हिस्सा है। और इसका जो मकसद है वो खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। इसके साथ साथ ये भी है कि भारत जंगनान अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता रहा है पहले भी कई बार, और चीन जंगनान को जुनूबी इलाका तस्वुर करता है। और दोनों ममालिक के दरमियान मसले पर पहले भी कशीदगी हो चुकी है, इससे पहले की मैं बात कर रही हूँ। और 2024 की अगर मैं बात करूँ तो चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने जंगनान से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब देते हुए ये कहा था कि चीन भारत सरहद को कभी महदूद नहीं किया गया और इसे मशरकी सेक्टर, मिडल सेक्टर, मगरबी सेक्टर में तकसीम किया गया। और जो मशरकी सेक्टर में जंगनान है हमेशा से चीन का इलाका रहा है और वो रहेगा। चीन ने भारत के गैर कानूनी कब्जे तक जंगनान पर मौसर इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल किया था और ये एक बुनियादी हकीकत है जिससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और 1987 की बात कीजिए तो भारत ने गैर कानूनी कब्जे के तहत चीन की सरजमीन पर नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश तश्कील दिया था। चीन ने इस वक्त एक बयान जारी किया था जिसमें इसकी सख्ती से मुखालफत की गई थी और इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत का ये कदम गैर कानूनी है, कलअदम है। और चीन ने 2024 में भी जब अपना मौक़िफ़ दोहराया तो उन्होंने कहा कि हमारी पोजीशन में कोई कमी नहीं आई है। और चीन की और भारत की एक सरहद ऐसी भी है जहाँ पे वो असले का इस्तेमाल नहीं करते। वो वीडियोस भी देखने वाली होती है जहाँ पे चीनी फौजी और टैरिफ वाले भी, और भारत में इससे पहले वो तो खैर अमेरिका के थे टैरिफ वाले पंगे, लेकिन ये है कि जो झटके मिल रहे हैं ना भारत को, अब चीन से भी मिल गया, हमसे भी मिल गया, अब आगे आगे और भी मजीद मिलेंगे। इसलिए ना इस तरह के पंगे नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं जी अगली स्टोरी की तरफ। वक्त हमारे पास कम है। सोलर माहिरीन ने सोलर प्लेट के मुतबादिल के तौर पर एक नई इजाद कर दी है। अच्छा। अब आपको महंगे सोलर प्लेट्स या फिर सोलर सिस्टम लगवाने की ज़रूरत नहीं है। शमसी माहिरीन ने सूरज से बिजली पैदा करने वाला सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी मुतारिफ की है जो सोलर पैनल्स का मुतबादल हो सकती है। सोलर पैनल्स के मुकाबले में सोलर पैनल्स की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादा आसान है और कम खर्च है और तवानाई भी इससे आप हासिल कर सकते हैं। लिंक्डइन की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए तैयार किए जाने वाले सोलर पैनल वाली दीवार सोलर पैनल का किरदार बखूबी अंदाज में निभा सकती है और मज़कूरा टेक्नोलॉजी सस्ती तवानाई के हुसूल का बेहतरीन जरिया साबित हो सकती है। सोलर पैनल्स जिन्हें फोटो वोल्टाइक पैनल्स भी कहा जाता है, एक उभरती हुई जदीद टेक्नोलॉजी है जो शमसी तवानाई पैदा करने के तरीके को तब्दील करने की सलाहियत रखती है। ये पैनल्स रोशनी जज़ब करने वाले ऐसे मादे पर मुश्तमिल हैं जो सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील कर सकते हैं और ये रवायती सोलर पैनल्स के मुकाबले में ज़्यादा सस्ते, लचकदार और हर किस्म की सतह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि दीवारें, छतें, आपकी गाड़ियों वगैरह में भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। जहाँ सोलर पैनल्स को मुकर्रर तनसीब और ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, ये सोलर पैनल्स मुख्तलिफ अक़साम की सतहों पर आसानी से लगाया जा सकता है और सोलर पैनल्स में जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो आप उसको हटा भी सकते हैं और जो किसी भी सतह पर माया शक्ल में लगाए जा सकते हैं और ये सेमी कंडक्टर मादे सूरज की रोशनी जज़ब करते हैं और इसके ज़रिए बिजली पैदा होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको अब इन शॉर्ट ये बता देती हूँ कि अब आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक खबर डिस्कस की थी कि आप बिजली बनाने वाली एक सड़क है लाहौर में, उससे बिजली पैदा की जा सकती है। तो इन शॉर्ट में आपको ये कहूँगी कि आप दीवारों से भी आप बिजली पैदा कर सकते हैं। और ये भी साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों पर भी आप इस तरह के पेंट्स करा दें ताकि उनकी बैटरीज चार्ज हो जाएं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में काफ़ी ये मामून साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कितना ज़्यादा बड़ा ये आप ये कहें कि कैपिटल जो मार्केट है उसमें माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट का हज़ारों मुलाजमीन को बरतरफ करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। एग्जैक्टली। और मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऐलान किया है कि दुनिया भर से तकरीबन 6000 मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का हम फैसला कर रहे हैं, जो कंपनी के कुल मुलाजमीन का तकरीबन अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो ये 3% है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि फ़ैसला इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है जब कंपनी ने अभी रिसेंट ही अपनी माली कारकर्दगी के हवाले से बेहतर नताइज का ऐलान किया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने गुज़श्ता तिमाही में 25.8 अरब डॉलर का खालिस मुनाफा भी हासिल किया है, जबकि अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल के लास्ट में कंपनी ने मुस्बत माली पेशगोई भी की थी और जून के आखिर तक माइक्रोसॉफ्ट के दुनिया भर में 2,28,000 मुलाजमीन थे। और ये माइक्रोसॉफ्ट की 2023 के बाद सबसे बड़ी आप ये कहें कि कांट छांट है, मतलब देखना कि कौन से मुलाजमीन को हमने निकालना है। और जब 10,000 मुलाजमतें ख़त्म की गई थी जनवरी 2025 में भी कुछ मुलाजमीन को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद
बुनियाद पर बरतरफ किया गया था। लेकिन इस मरतबा ये जो कार्रवाई की जा रही है मुलाजमीन को निकालने वाली, ये कारकर्दगी की वजह से नहीं है, बल्कि कंपनी तर्जुमान ने एक बयान में ये कहा है कि इस इक़दाम का जो मकसद है वो कंपनी के ऑपरेशंस को ज़्यादा बेहतर करना है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। बिल्कुल ऐसी है जी। अब उम्मीद करते हैं कि ये जो मुलाजमीन है इनको कहीं गूगल वगैरह में जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये जब भी किसी की जॉब ख़त्म होती है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस पे हम सिर्फ खबर ही दे सकते हैं। अच्छा गज़ल, मैं आपको बताता हूँ कि जुनून और शौक आपको होना चाहिए। आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई रुकावट आपको मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपनी किसी माजूरी को कमजोरी बनाने और सहारे ढूंढने के बजाय इसी कमजोरी को ताकत बनाते हैं और दुनिया के लिए मिसाल कायम करते हैं। ऐसा ही किया है सूबा बलूचिस्तान के एक तालिब इल्म ने, जो दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद इंटरमीडिएट के तहरीरी इम्तिहानात दे रहे थे, और 16 साल सैयद रफ़ीउल्लाह ने, जो पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज का तालिब इल्म है, इस वक्त 11वीं जमात के इम्तिहानात दे रहे और 11वीं में ये दोनों हाथों से माजूर है, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा की अमली मिसाल पेश करते हुए कमरा इम्तिहान में पैरों की मदद से पर्चा हल कर रहा है। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो चेयरमैन बोर्ड और एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस ने मज़कूरा तालिब इल्म से मुलाकात की और इसकी तालीम से मोहब्बत के जो जज्बा है उसको सराहते हुए हुकूमत की जानिब से तमाम तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और देखें, जब आप कुछ करना चाहते होते हैं, जब किसी चीज़ की लगन होती है तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत सारे कांटे आते हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, लेकिन जब आपकी मेहनत और लगन साबित हो जाती है ना तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती और किसी कमज़ोरी को भी वजह नहीं बनाना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और नाइजीरिया से मैं आपको एक ज़बरदस्त खबर देती हूँ, जहाँ पर नाइजीरिया ने क्या किया है कि IMF के चुंगल से खुद को छुड़वा लिया। वाह, मतलब कि हमारे लिए उसने एग्जाम्पल बना दिया है कि हम भी IMF को बाय बाय कर सकते हैं अगर हमारी पॉलिसीज ठीक हों। बिल्कुल। और आपको पता है कि नाइजीरिया में इतने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से ये काम कर दिया। और पता नहीं कब पाकिस्तान इस हवाले से सबक सीखेगा, क्योंकि हर PM की, मैं पहले भी कहती हूँ कि स्पीच होती है जब भी वो आते हैं और कहते हैं कि IMF का ही हमारा लास्ट होगा, लेकिन अभी भी ये दावे किए जाते हैं वज़ीर ख़जाना की जानिब से, PM की जानिब से कि अभी ये हमारा आखिरी बेल आउट पैकेज है। बट लेट्स सी कि क्या होता है। कि नाइजीरिया के हवाले से बस इन शॉर्ट में आपको यही बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना सारा कर्जा ख़त्म कर दिया है, IMF के चुंगल से खुद को छुड़वा लिया है, और ये खबर इस वक्त जो है वो तेज़ी से वायरल भी हो रही है नाइजीरिया के हवाले से। बिल्कुल ऐसे $3.4 बिलियन के कर्ज थे जिनकी मुकम्मल अदायगी की गई है नाइजीरिया की जानिब से, और ये IMF से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। और ये होता है आपकी कमिटमेंट। अगर आपका टैक्स का निज़ाम ठीक हो, आपका स्ट्रक्चर ठीक हो, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अगर ठीक हो, तो आप IMF के चुंगल से निकल भी सकते हैं। और हम जब IMF के चुंगल से निकलेंगे तो यकीनी तौर पे हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। ख़वातीन हज़रात, शॉर्ट स्टोरीज का सेगमेंट ख़त्म हुआ। यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान मौजूद होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। पाक भारत कशीदगी की जब बात होती है तो ये सिर्फ एक महाज पे जंग नहीं हुई, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मीडिया पे भी ये जंग हुई, फिर सोशल मीडिया पे भी हुई, फिर हमारे बहुत सारे वॉरियर्स ऐसे थे जो कि सरहद पार के चैनल्स में जाते थे, वहाँ पे बात करते थे, और उन्होंने ये पूरा सामयिक बांधा हुआ था क्योंकि वहाँ पे उनको शौक है पाकिस्तानियों को सुनने का, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको भी बातें सुनाते हैं। और क्या भरपूर उस महाज पे इन्होंने जंग लड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल बासित साहब की, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, और भारत में इस वक्त हुकूमत की जानिब से इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। बासित साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक जंग हमारी पाक फिजाइया ने जीती, एक हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने जीती है। जंग तो हमने जीत चुके हैं, लेकिन आप पे हमें सबको इस वजह से भी फख्र है कि जिस तरह से आपने इंडियंस को बातें सुनाई है ना, दैट इज क्वाइट अमेजिंग। ये बातें कहाँ से आती हैं सर? सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। देखें, ये फिर अल्लाह की तरफ से आती हैं, और मीडिया पे तो उनको किया। कल मैं उनके बॉर्डर पे गया हुआ था कश्मीर, बिल्कुल जहाँ पे वो सामने, उनके सामने पोस्ट के सामने खड़े होकर मैंने स्पीच की, और वो भी मिलियंस में जा रही है। अच्छा। तो हाँ, मैंने बड़ी वो वायरल हुई है, और मैं तो उनसे डरता ही नहीं हूँ। मेरा तो जेन्युइन इशू है उनके साथ। आप इस इशू को समझेंगे तो ये इशू है, वो कश्मीर का इशू है। जब उन्होंने, देखें मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के पास 55% कश्मीर है, पाकिस्तान के पास 30% है।
चाइना के पास 15% है। आपने कभी सुना है कि चाइना ने कश्मीरियों पे जुल्म किया, उनके कब्रिस्तान भर दिए हों? बिल्कुल या फिर नहीं। आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान ने उनका 370 आर्टिकल ब्रेक कर दिया हो, या फिर 35A आर्टिकल ब्रेक कर दिया हो? कभी नहीं सुना। तो बिल्कुल। फिर एक ऐसा मुल्क जो कश्मीरियों को बार बार मारता है, दहाइयां गुजर गई हैं, उनके कब्रिस्तान भर दिए, उनकी जेलें भर दी, कौन कौन से अब्यूजेस वहां नहीं हुए, वहां पर जो है वो 1.5 लाख कश्मीरी उनका कत्ल कर दिया उन्होंने। उसके अलावा रेप को उन्होंने एज अ वेपन ऑफ वार यूज किया। इतना घिरा हुआ मुल्क कौन हो सकता है दुनिया में जो कश्मीरी वेपन ऑफ वार रेप को यूज कर रहा है? इससे कोई बिल्कुल। गिरा हुआ मुल्क हो सकता है? आप मुझे बताएं। तो बिल्कुल भी कश्मीरियों नहीं। पे इतना जुल्म, और सबसे बड़ा जुल्म जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं चीख रहा हूं इस बात पे, जो किसी को नहीं पता, सब, क्योंकि 1.2 मिलियन कश्मीर की आबादी है, तो उसमें 12 मिलियन, सॉरी, उसमें 1.5 मिलियन लोग ड्रग्स यूज कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की इस गवर्नमेंट में 2000% ये रेशो इंक्रीज हुई है। तो बेसिकली ये आजादी कश्मीर की तहरीक को खत्म कर रहे हैं, नौजवानों को ड्रग्स दिलाकर उनके घर घर। और यकीन करें, एक नौजवान का भी महीना ड्रग्स का जो खर्चा वो 90,000 से ऊपर है, इंडियन 90,000 से। और पिछले दिनों एक मैं पढ़ रहा था कि एक बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया कश्मीर में, सिर्फ इस वजह से कि माँ ने ड्रग के लिए पैसे नहीं दी। जी तो जी सोचें, बिल्कुल। तो आप ये चीज सोचें कि किस तरह वो आजादी की तहरीक खत्म कर रहे हैं, किस तरह आस्ता आस्ता जो है वो चीजें खत्म करके उनको मार रहे हैं। और इस तरह के कई जुल्म उन्होंने किए हैं, जो मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि इतना जालिम मुल्क कौन सा हो सकता है। अभी आप देख लें, इसी जंग में देखें, सबसे पहला अटैक उन्होंने मुजफ्फराबाद में किया और वो मसाजिद पर हमला किया। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे तो, ही है। तो बेसिकली ये जो हमला है, ये सिर्फ पाकिस्तान कश्मीर पे नहीं है, ये इस्लाम पे हमला उन्होंने किया है। देखें, सऊद, मैं सऊद को भी साथ, जो सऊदी हैं उनको भी साथ मिला रहा हूं, वो भी यही हरकतें करें। यहूद और हनूद, ये तीनों मिल चुके हुए हैं, और ये तीनों जब मिल गए तो इनका काम ही मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करना है। आपने देखा ट्रंप के इस्तकबाल के लिए कैसे सऊदियों ने वो हुरैन आगे थे, आपने कल वो वीडियो देखी होगी। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। देखिए हाँ, तो इस वक्त बहुत बेसिक वायरल हो रही है। जी जी, बेसिकली आप ये चीज समझें, एक तरफ से ट्रंप का यहाँ सऊदियां आना और इनके साथ मिलके इसराइल की बात करना कि इसराइल को जो बिल्कुल एक्सेप्ट करें, दूसरी तरफ इंडियन ड्रोन्स, जो इसराइली ड्रोन्स इंडिया में आए और हमारी तरफ वो आए, ठीक है, तीसरी तरफ इंडिया मिल गया। तो यहूद, सऊद और हनूद, ये तीनों मिल चुके हैं, और मिलके जो है वो जैसा फलस्तीन में इन्होंने किया, ये अब चाह रहे हैं कि कश्मीर में भी ऐसा ही किया जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये वो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सिपाही मौजूद हैं इस्लाम के, जो इनको फट जाएंगे, इनमें इनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा इंशाल्लाह वो वक्त है। अच्छा जी बाती साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरह से आप वहां पर जाकर ज़बरदस्त उनको शटअप कॉल देते हैं, और हमने भी सुना क्या ज़बरदस्त आपका अंदाज होता है, अब जिस तरह से बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी, कि हम दोनों मुल्कों को बिठाएंगे और बातचीत करेंगे, आपको लगता है कि इंडियन साइकी ऐसी है? बिल्कुल भी नहीं कि वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि वो आपको पता है अपने मुआहदों से भी बैक ट्रैक पे जाते रहे हैं कई दफ़ा। जी बिल्कुल, देखें, वो हमेशा जाते रहे, उन्होंने कितनी दफा खुद गए और वापस चले गए। 1965-66 में वो गए, वो मुकर गए, उन्होंने खुद माना कि हम कश्मीर में बात करेंगे, फिर मुकर गए। लेकिन बात यह कि ट्रंप, शुक्र है, कश्मीर का नाम तो दुनिया में लिया गया, कश्मीर तो बिल्कुल बैक पे चला गया था, कोई नाम ही नहीं ले रहा था। अल्लाह करे, क्योंकि ट्रंप उनके वालिद साहब हैं, वो हमेशा ट्रंप की सुनते आ रहे हैं। अब तो ट्रंप ने एक धमकी आईफोन की भी दे दी है कि आईफोन भी वहां पर नहीं बनेंगे। तो बेसिकली अगर ट्रंप, वाहिद वो बंदा है जो ये कर सकता है अभी फिलहाल, लेकिन अगर ट्रंप वहां से भी नहीं होता, फिर इसका देखें हल ही यही है। इसके जंग के अलावा आप मत सोचें कि कश्मीर का कोई हल है, या जिस तरह हमने पहले कबायलियों के साथ मिलकर जो हिस्सा लिया था वही हल है। ये डरते हैं। आपको मैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं इस चैनल पे। जी 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 जी। ये आप ये सोच रहे हैं ना कि इंडिया अमेरिका के पास क्यों गया कि जंग बंद करने के लिए, कि उनके S-400 पे हमला कर दिया या राफेल गिरा दिए? बिल्कुल नहीं। इंडिया के साथ जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो उनका न्यूक्लियर जो सारा सिस्टम है ना, उसको हैक करने के लिए पाकिस्तानियों ने जो है ना काम डाल दिया था। अच्छा। अब वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, इस बात को छुपाया जा रहा है, लेकिन मैंने ये लीक कर दिए। लेकिन आपको ये बताऊं कि ये न्यूक्लियर सिस्टम के साथ छेड़खानी अच्छा, हुई है मतलब आप तो ये फिर बड़ी न्यूज दे रहे हैं कि हमने उनका न्यूक्लियर सिस्टम हैक कर लिया था, और उसके बाद फिर वो मजबूर हो गए अमेरिका से दरख्वास्त करने के लिए। आपने पहले कभी देखा है 65-71 कहीं भी इंडिया इतने जल्दी बैकफुट पे जाए? इतने जल्दी तो वो कभी भी नहीं गया, ना कहीं गया। विद इन 4 आवर्स वो क्यों चला गया? देखें, एक तो 71-70% जो उनकी बिजली चली गई या और वेबसाइट्स हैक हो गई, वो अलग बात थी। उनके न्यूक्लियर सिस्टम को हिला के रख दिया था पाकिस्तानी हैकर्स ने। अच्छा। आपको इस बात का पता ही नहीं है। उसके बाद वो दौड़ के अमेरिका के पास गए, इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए,
तो अब्बू से पूछते हैं कि अब्बू हमें रोक लें। अच्छा, अब्बू से तो उन्होंने पूछा, लेकिन बासित मुझे ये बताइएगा कि इकोनॉमी हमारी बिल्कुल ठीक नहीं थी, चीज़ें ठीक नहीं थी, पॉलिटिकल चीज़ें हमारी स्टेबलाइज नहीं थी, तो क्या भारत ये समझ रहा था कि पाकिस्तान उनके लिए तरनवाला होगा? लेकिन पाकिस्तान ने तो जो रिस्पॉन्स दिया है, मेरा ख्याल है कि भारत तो अब कभी ये कोशिश नहीं करेगा कि वापस पाकिस्तान पे हमला करे। सर वो कहावत है ना कि खब्बी 10 के सज्जी मारना। हाँ हाँ। देखें, पाकिस्तान के हालात किसी को नहीं पता क्या है। पाकिस्तान, ये हम बताना भी नहीं चाहते हमारे हालात क्या हैं। ये एक ऐसे रखे होते हैं दुनिया के लिए, और इंडिया ने खुद माना कि हमें दिखाते गरीब गरीब हैं, पिटते ये गरीब गरीब हैं, और जब टाइम आता है ये बड़े स्ट्रांग होके आते हैं। तो ये सारे रखा जाता है दुनिया के लिए। हम माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग हैं, और पाकिस्तान आर्मी ने, मैं बल्कि आर्मी चीफ को मैं कहता हूँ उन्हें 5 स्टार जनरल बनाना चाहिए, और वो उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी वाला काम किया, यकीन करें, जो इस तरह तारीख में नहीं हुआ। और हमें थोड़ा सा एतराज पता है क्या, मैं एज ए कश्मीरी हूँ, हमें इमरान खान की गवर्नमेंट पे एतराज था। जो 370 आर्टिकल था, वो ब्रेक होना, जो खुसूसी हैसियत थी कश्मीर में, जंग तब ही शुरू हो जानी चाहिए थी। ये जो अभी हुआ ना, हमने तो डिफेंड किया ना, हाँ। जंग तब ही शुरू हो जानी चाहिए थी। 35A ब्रेक होते ही जंग शुरू हो। लेकिन इमरान खान की वो स्ट्रेटेजी, बेशक वो बड़े हीरो होंगे कौम के लिए, लेकिन कश्मीरियों के लिए उन्होंने कश्मीर का कत्ल एक तरह से किया उस दौर में। तो उसी लिहाज से मैं आपको बताऊं कि नून लीग ने इस बार जो रोल अदा किया है, बेशक हम बहुत ज्यादा नजरियाती इनसे इख्तलाफात हैं। मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ इनसे है, मेरी जो वादी है, जहां मैं कल परसों गया हुआ था बॉर्डर पे, जो सामने बॉर्डर था, वहां पे मैं जाके तकरीर की है। शहबाज शरीफ साहब ने एक वादा किया था, जो मैं आपके नेशनल चैनल से भी उनको याद दिलाना चाहता हूं, कि आपने कहा था कि लीपा को टनल देनी है। देखिए, लीपा एक ऐसा एरिया है जहां पर सामने अटैक्स हैं, लोगों के घरों पे, अस्पताल पर इंडिया ने हमला किया। तो बेसिकली जब वो किसी चीज पे भी हमला कर सकता है, हमें एक तरफ से बर्फ मार रही होती है, वहां पे 6 महीने बर्फ बंद कर देती है, दूसरी तरफ इंडियन गोले शुरू हो जाते हैं, कभी भी हो जाते हैं। तो इस लिहाज से क्योंकि उनका तल्लक भी उसी वैली से है, और शहबाज शरीफ ने कहा था मैं इस वैली से हूं, तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए टनल बनाऊंगा। तो उनको चाहिए, और मरियम नवाज को चाहिए कि वहां की टनल लाजमी बनाए। चलें, हम भी यही कहते हैं कि थोड़ा सा वो आप उन तक मैसेज दे रहे हैं तो उन तक पहुंच भी जाएगा इंशाल्लाह। मुझे बासित साहब ये बता, इस तरह से अभी आप हमें बता रहे थे ब्रेक में कि आपने वो जूता फेंका, फिर वो खंजर निकाली है, वो क्या कहानी थी? उसके बाद फिर आपके ऊपर मुकम्मल बैन भी लग गया। देखें वो बैन का ये सिलसिला हुआ कि उन्होंने किया क्या तारीख में मीडिया में, वो हमारे पाकिस्तानी कुछ सादा लोगों को बुलाते थे। ये मैं आपको सीमा हैदर केस से बता रहा हूं। तब 6 रॉ के ऑफिसर मैंने नेपाल बॉर्डर से फारग कराए हुए हैं, 6 रॉ के ऑफिसर, ऑन रिकॉर्ड बात है। तो वो क्या करते थे, इनको म्यूट कर देते थे। तो सीमा हैदर जी म्यूट करके, और खुद गालियां, अभी भी यही करते हैं। अभी तो देखिए, हमने तो जेन्युइन डिफेंड किया ना, अब तो कुछ एडिट में चीजें चल रही होती है। मैं आपको बताऊं जी, इन्होंने ये किया कि ये मुझे जो टाइम देते थे ना, मैंने उसी टाइम के इनसे ज्यादा इनको जलील किया है। और जलील करना बेसिकली जरूरी है। इनका एजेंडा है बीजेपी का कि पाकिस्तानियों को चैनल पे बुला के इनकी तस्दील करो कि हम तुम्हें कमतर समझते हैं। तो बेसिकली इनको इस दफा मैंने कमतर भी बनाया है, इनको खंजर दिखाया कि तुम्हारे गले फ्रीडम फाइटर्स काटेंगे। अच्छा। और फ्रीडम फाइटर्स ये करते हैं, कान नाक हाथ काट के लाते होते हैं जब इनको मारते हैं, तो इससे बड़ा डरते हैं ये। तो इसलिए मैंने इनको दिखाया। तो जूता आपने अपने कैमरे को भी मारा था? जी जी जी, जूता ये था कि इनका जर्नल था, इनका पीछे स्टार्स लगे हुए और अवार्ड्स लगे, वो आके बैठा, बीच में बोलने लग गया। मैंने उसे कहा बीच में मत बोलो। अच्छा, मैं जो बोलने लगा, मैंने वो उतार लिया जूता। मैंने कहा गंजे आलू उसका नाम था, उसको मैंने आलू नाम रखा था। अच्छा। मैंने कहा तेरे सर पे मैं जूते मारूंगा। और वो इतना घबराया, वो चैनल से नाराज हो गया, कहता मुझे बुला के आप एक जनरल को टीवी चैनल पे बेइज्जत करवा रहे हैं। चैनल वालों से लड़ गया वो। उसके बाद चैनल पे भी मेरे ख्याल में नहीं आया कि जवान देख रहे हैं इंडिया के। तो बेसिकली उनकी फुल जिल्लत की है तलवार। मैंने वो जीडी बख्शी को जलील, वो मुझसे डरता है। इंडियन एक प्रोड्यूसर है जो मुझसे राब्ते में रहते हैं, एक चैनल है रिपब्लिक भारत, उसका प्रोड्यूसर या जो भी राब्ता करता है, वो मुझे कहता है कि जनरल बख्शी ने स्पेशल कहा है कि इस बंदे को मेरे साथ ना बिठाना, ये जलील करता है। अच्छा। तो बेसिकली यही हमारी जीत है। देखें, उनको जलील किया और उनके मीडिया पे उनको शिकस्त दी। बख्शी साहब को छोड़ दें, आप गोस्वामी साहब को जलील किया करें। वो औकात नहीं है उसकी, सीरियस, उसको सीरियस पता नहीं कौन, वो एक देखें डिसऑर्डर है उसको, मेंटल, वो एक बीमार आदमी है, उसको क्या जलील करना है। वो उसको अस्पताल में दाखिल होने वाला इंसान है, उसका तो बिल्कुल लेवल ही नहीं है, गिरा हुआ लेवल है। उसको जो डिफेंड भी करते हैं मेरे ख्याल से, उनका भी फिर लेवल नहीं होगा। उससे तो बात करना भी जुल्म है। ठीक हो गया सर, सही हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको क्या लगता है बासित साहब, जिस तरह से ये अब वायोलेशन होगी इंडिया की तरफ से, आपको लगता है? क्योंकि हमें तो अभी तक यही लग रहा है, हर बंदा हमसे यही सवाल करता है कि जंग होगी नहीं होगी, हम कहते हैं देखिए मुझे लगता होगी। देखिए इतने जल्दी उनको इंटरनेशनल लेवल पे जितना वो बेइज्जत हुआ है ना नरेंद्र मोदी, वो एक मर्डरर है। वो गुजरात में मुसलमानों को मारता है, पंजाब में सिखों को मारता है, कश्मीर में मुसलमानों को मारता है,
कुकी ट्राइब्स को मारता है, मणिपुर में लोगों को मारता है, असम में लोगों को मारता है, हर जगह। इंडिया में 20 तहरीकें आजादी की उठ रही हैं, 20 तहरीकें, सिर्फ खालिस्तान और जो है वो कश्मीर की तहरीकें नहीं है, 20 तहरीकें। इन्होंने सदियों से जुल्म किया। मैं आपको 1990 की कहानी सुनाता हूं कि 1990 में अच्छा इन्होंने कश्मीरियों को ढूंढ ढूंढ के मारा है, ढूंढ ढूंढ के मारा है, उनकी खवातीन को मारा, उनको मारा। वो हिजरत पर मजबूर हो गए। जब वो हिजरत पे आए, मुजफ्फराबाद में आते, अभी भी वहां पे जाए ना, खवातीन आपको मिलेंगी जो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, वहां से नंगे पांव 3-3 दिन भूखे रह के भाग के मुजफ्फराबाद आए और उनके खानदान कुंबे तबाह कर दिए, मार मार के बुरा हाल कर दिया। तो मुझे ये बताएं आप कि क्यों ये जंग नहीं होनी चाहिए? जंग तो हमारा, देखें, नबी वसल्लम ने कहा है कि पहले तो दुआ ना करो, लेकिन छिड़ जाए तो तलवारों के साए में जन्नत है। तो जिहाद तो हमारा जो है ना, वो एक अवार्ड है हमारा, हमारे लिए जिहाद फर्ज है और होनी चाहिए। मैं कहता हूं जंग इनसे, तभी कश्मीर आजाद हो सकता है। और इंशाल्लाह ताला देखें हमारे कश्मीर में, आपको कश्मीर, ये दुनिया को मैं बताना चाहता हूं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, कश्मीर के अंदर से किसी ने कभी आवाज नहीं उठाई। ऐसे इस साइड पे सियासतदान बैठे हुए हैं बड़े बड़े, और जो कुछ नेगेटिव एजेंडा वो फौज पे या पाकिस्तान पे, उनका काम है पाकिस्तान पे बातें करना या पाकिस्तान फौज पे। इस दफा उनको वो ठंडे हो गए, इस दफा कोई नेगेटिव बाहर नहीं निकला। जब जंग हो रही थी सब अंदर बिलों में छुपे हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले। मैं कश्मीरियों को कहता हूं, देखें हम थोड़े क्रिएटिव वे में ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम रेफरेंडम तक बात ले जाएं। बिल्कुल। और इसके लिए मैं तो चैलेंज करता हूं कि अगर कश्मीरी साथ दें मेरा, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं अगर रेफरेंडम तक ना ले गया, मेरा आप नाम बदल दीजिएगा। मेरे पास वो तरीके हैं। क्या बात है। अच्छा बासित, मुझे ये बताइएगा कि आपने खालिस्तान की तहरीक का जिक्र किया, कश्मीर का मसला आपके सामने है, बंगाल का मसला आपके सामने है, लेकिन ये जितने भी इलाके ना, बंगाल हो गया, अमृतसर या चंडीगढ़ का इलाका हो गया, फिर कश्मीर में आपने कहा, यहाँ पे सर तशवीशनाक हद तक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है नौजवानों की जानिब से। की जो मैं आपको बात, गवर्नमेंट स्पॉन्सर है, इंडिया गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर रही है इजीली ताकि नौजवानों को बेरारवी का शिकार किया जाए? सर मैं आपको बताऊं, मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस श्रीनगर का एक जो हॉस्पिटल है, उसके मुताबिक उस हॉस्पिटल में सिर्फ 200 पेशेंट रोज आते हैं, 200 तकरीबन आते हैं जिनको ये टीके इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है। और पूरे कश्मीर में सिर्फ 12 मिलियन आबादी है, 33,000 सिरिंजेस डेली यूज हो रही है। 33,000 किस मुल्क में ऐसा हो रहा है? कोई मतलब कोई पागल ही होगा जो ऐसे यूज कर रहा होगा। किसी मुल्क में नहीं, हमारे आजाद कश्मीर में क्यों नहीं है, हमारे पाकिस्तान में इस तरह क्यों नहीं हो रही इतनी सिरिंजेस? मुझे ये बताएं आप। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो आजादी की तरीके, इस तरह के नौजवान नशों में चले जाएं तो इनके ज़हनों में से आजादी निकाल दी जाए। लेकिन खुदा की कसम ये कश्मीरियों को भी नहीं जानते। ये आपको पता, अभी आपने वो वीडियोस देखी है जिसमें रिपोर्टर कश्मीरियों से सवाल कर रहा है कि इसमें पाकिस्तान जिम्मेदार है, पहलगाम हमले में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो वो आगे से कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे। तो वो जो उस साइड कश्मीरी बैठे हुए वो यहां से भी ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और इंशाल्लाह ताला वो ये जो ड्रग्स का इशू है, कुछ छोटा इशू नहीं है। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यूएन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि देखें, ये भी एक टेररिज्म है, ये भी एक कत्ल है, ये भी एक नौजवानों का कत्ल है। और सिर्फ नौजवान नहीं, कुछ ऐसे कुंबे हैं जो पूरी फैमिली जो है वो ड्रग्स ले रही है, पूरी फैमिली। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जाहिर उनका यही मकसद है कि हम नौजवान तबके को तबाह कर दें। थैंक यू सो मच अब्दुल बासित, आप हमारे साथ मौजूद थे और क्या ही जबरदस्त अंदाज है आपका बात आते रहिएगा ताकि आपसे गपशप रहे हमारी। गपशप रहे। और जिस तरह से आपने कहा ना कि आप दिखा देंगे ऐसे चुटकियों में, उनका बता देंगे कि क्या करना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट ख़त्म हुआ है, इख्तिताम हो गया है। और आपको उम्मीद करते हैं होगा, जिस तरह से बासित ने कहा कि मैंने जूता भी निकाला था, खंजर भी निकाला था, और अर्नब के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई उनकी तो वो वैल्यू नहीं है कि मैं उनको ज़्यादा से तनकीद का निशाना बनाऊं। चाहता है गजल एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन और हसनैन। मैं आज ना आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सरप्राइज लेकर आई हूँ। क्योंकि कल नजर नहीं आ रहा मुझे, वो मैं आपको बताती हूँ ना, चूंकि कल आपकी सालगिरह भी गुजरी है, तो मैंने सोचा कि आपको तोहफा दे दी चलूँ। आप पिछले एक हफ्ते से काफ़ी, आप ये कहें कि टेंशन में भी थे या बोर भी हो गए होंगे। तो ये कौन सा सरप्राइज है? जल्दी से मुझे भी दे दीजिए और मेरे नाजरीन को भी दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि हम कुछ देख रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा फिलहाल। मैं जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद होंगी ना, वो स्टार तो है मगर वो एक ना ब्रिलियंट पर्सनालिटी भी हैं। और हाँ, वो एक्टर भी हैं, बहुत ही उम्दा। मुझे डेडिकेट कर दिया। हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए तो आपके लिए तोहफा
तोहफा लेकर आई हूँ ना, बहुत ही उम्दा। वो राइटर हैं मीडिया इंडस्ट्री में, जैसे ही उन्होंने एंट्री मारी थी ना, तो सब हक्के बक्के रह गए थे कि मतलब ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, इसने क्या कुछ किया है, और बहुत ही जल्दी उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को भी छू लिया था। बिल्कुल ऐसी है, और कुछ लोगों पर अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम होता है। आप उनसे किसी भी हवाले से अगर बात करेंगे तो माशाल्लाह उनके पास नॉलेज मौजूद होता है। आज हमारे मेहमान भी उन्हीं में से हैं। जब उन्होंने थिएटर में कदम रखा तो वो थिएटर के बेहतरीन आर्टिस्ट थे। ड्रामों में आए तो छा गए, फिल्में की तो सुपरहिट दी। अगर हम इनकी फिल्मों की बात करें तो कराची से लाहौर, इसके साथ साथ लाहौर से आगे जावेद इकबाल, छलावा, ये तमाम तर फिल्में। और अगर हम उनके ड्रामों की बात करें तो उनके ड्रामों में बहुत मतलब ड्रामे ऐसे शामिल हैं जिनमें शादी मुबारक, बादशाह बेगम, कोयल, बांदी ड्रामा इनकी मशहूर तरीन ड्रामों में से एक है। बिल्कुल। और हसनैन, आप समझ तो गए होंगे कि जितने ड्रामे और जितनी फिल्में आपने गिनवाई हैं कि हमारे साथ कौन सी शख्सियत मौजूद है। सरप्राइज, मतलब मैं आपके सरप्राइज को ऑनर करता हूँ कि आपने इतने अच्छे गेस्ट को। लेकिन आप तो समझ गए हैं, अपने व्यूवर्स को भी ज़्यादा मैं अब सरप्राइज में नहीं रखना चाहती। मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ कौन सी ऐसी नई शख्सियत मौजूद है। उनका नया एक प्रोजेक्ट भी आने वाला है, उस हवाले से भी जानेंगे प्रोजेक्ट क्या है। और हमारे साथ आज जो मौजूद हैं शख्सियत, वो मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, होस्ट हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। मतलब आप ये कहें कि फुल पैकेज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर हुसैन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू यासिर फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट गज़ल ने क्रिएट की है, हमने क्रिएट की है, क्योंकि डेफिनेटली आपको देख के एक्साइटमेंट होती है और ये मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट से कम नहीं है। सबसे पहले तो हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये जो आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है मंकी बिजनेस, इसके बारे में, अपने शो के बारे में, क्योंकि सारी आवाम बड़ी बेताबी से ये जानना चाहती है कि इसमें क्या कुछ होगा। सर, ये एक थिएटर प्ले है जो हमारी कंपनी ने बनाया है, लो IQ फिल्म्स और इनकॉर्पोरेट डिजिटल ने। ये इसका नाम है मंकी बिजनेस और कॉमेडी प्ले है ये। कराची में हमने 10 दिन के लिए ये करना था आर्ट्स काउंसिल में, मगर वो हमने फिर 30 शोज किए हैं इसके। कराची में बहुत पसंद किया गया, ये लोगों ने बहुत एंजॉय किया है इसको। और इस तरह के थिएटर प्लेज कम होते हैं जिसमें कॉमेडी इतनी ज्यादा होती है कि लोग उसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान में वैसे ही एंटरटेनमेंट की कुछ कमी है, तो अब हम इस प्ले को लेके लाहौर आए हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर से भी हमें वैसे ही प्यार मिलेगा जैसे हमें कराची से मिला। अच्छा यासिर साहब, मुझे ये भी बताएं कि अब कराची में आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कराची में हमने 10 दिन के लिए करना था, लेकिन हमें 30 शोज करने पड़े इसके। 30 शोज किए हमने कराची में, और अभी हम यहाँ से वापस जाके दोबारा कराची में करेंगे इंशाल्लाह। तो लाहौर में हम इसी तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लाहौरी हमेशा ही बहुत प्यार देते हैं और इस दफा भी हमें पूरा मुझे इसके जॉनरा के हवाले से बताइएगा और असल में क्या है इस शो में, इसके स्क्रिप्ट में क्या है, तो आवाम इसमें जानने में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती है। सर, ये फार्स कॉमेडी है, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स भी कहते हैं कुछ लोग इसे। एक शख्स की कहानी है जो एक एक्टर है और वो किसी फ्रॉड में मुलविस हो गया, और जब उसकी इंक्वायरी खुली है तो वो अब मुसलसल झूठ पे झूठ कह रहा है। तो वो एक आदमी की कहानी है जो बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है इसके अंदर, और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इसके अंदर हमारे साथ। तो उन सब ने मिलके बहुत ही मजेदार ये प्रोडक्ट बना लिया है और अब हम एंजॉय कर रहे हैं इसे खुद भी करने में, और लोग जो देख रहे हैं आवाम भी एंजॉय करेगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका इसमें क्या किरदार है? हाँ बिल्कुल, और शो में कौन कौन से किरदार शामिल हैं? सर, ये मैं इस ड्रामे का राइटर और डायरेक्टर भी हूँ और इसमें मैं एक कैरेक्टर भी कर रहा हूँ, और इसमें और भी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। इसमें उमर आलम है, इसके अंदर उसामा बिन अतीक हैं, युसरा हैं, तो इस तरह बिलाल यूसुफजई हैं, बड़े अच्छे हमारे पुराने थिएटर के एक्टर हैं कराची से। तो इस तरह काफी अच्छे इसके अंदर एक्टर्स भी हैं और कहानी बहुत मजे की है। अब ये तो आप लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि फनी कहानी है, उसको ऐसे सुनाने में तो उतना मजा नहीं आएगा, जब आप देखेंगे तो आपको। सही हो गया। अच्छा यासिर, हमें ये भी बताएं कि फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के साथ आपको कैसा ख्याल आया कि आपको थिएटर में भी काम करना चाहिए, इस साइड पर भी जाना चाहिए? कोई खास वजह थी इसकी? मेरा ताल्लुक तो थिएटर से ही है। मैं 16 साल की उम्र से थिएटर कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने थिएटर कभी छोड़ा ही नहीं है। मैं हर साल एक ना एक प्ले करता हूँ थिएटर का, और चूंकि थिएटर एक बहुत छोटी चीज है, बहुत कम लोग देखते हैं उसे, उसकी मार्केट बहुत छोटी होती है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये कुछ हो रहा है ऐसा। जबकि फिल्म या ड्रामा जो है उसकी आवाज ज्यादा होती है। तो पाकिस्तान में तो थिएटर एक डाइंग मीडियम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिवाइव किया जाए। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि हर साल कोई एक थिएटर प्ले करूँ,
और बिल्कुल थिएटर से यासिर, मेरा ठीक है। सबसे पुराना हम ताल्लुक है। एक और आपसे करना चाहते हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं जिस तरह मॉर्निंग शो करता हूँ, गज़ल हैं या फिर हम स्पोर्ट्स करते हैं या फिर करंट अफेयर वालों का भी, या फिर और मीडिया इंडस्ट्री है उसका एक जॉनरा होता है। आप क्योंकि बहुत सारे थिएटर भी कर चुके, फिल्म भी कर चुके, आप उसके अलावा ड्रामा भी कर चुके, सो इन सब में आप क्या समझते हैं कि आपको कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है या फिर आप किस जॉनरे में आते हैं? मैं कुछ नहीं कहता अपने आप को, मैं तो एक एक्टर हूँ। थिएटर में हम अच्छा। मुख्तलिफ कैरेक्टर करते हैं। अगर आपने कोई मेरी फिल्म देखी हो तो जावेद इकबाल बिल्कुल कॉमेडी नहीं थी, वो एक क्राइम थ्रिलर थी। अगर आपने लास्ट फिल्म देखी हो टकसाली गेट, तो उसके अंदर मेरा एक जी बिल्कुल डिफरेंट रोल। यस सही। यासिर, आवाज़ आ रही है आपको? यासिर, आवाज़ आ रही है आपको? इस वक्त यासिर हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल है यासिर के साथ आवाज़ भी थोड़ी सी कुछ डिस्टॉर्शन है। जो ही उनका राब्ता बहाल होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा कि यासिर हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनके साथ अपने सवालात को कंटिन्यू रखेंगे। और अच्छा, मेरे ख्याल से उनसे हमारा राब्ता एकदम से बहाल हो गया। अच्छा यासिर, मुझे ये बताएं कि आपने जैसे हमसे पहले भी जिक्र किया ना कि आपका ताल्लुक थिएटर से तो है ही, लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो पाकिस्तान में थिएटर ख़त्म हो रहे हैं और मयारी काम भी उस तरह से नहीं हो रहा। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी आपको पता है कि थिएटर पर काफ़ी पाबंदियाँ भी लगी हैं, उनके कॉन्टेंट को लेकर जो है काफ़ी बात की तनकीद भी की जाती है। समझते हैं आपका जो शो है वो थिएटर की रौनक बहाल कर पाएगा और इस शो से कितनी मदद मिलेगी थिएटर की रौनक बहाल होने में, क्या लगता है आपको? ऐसे ही आती है कि हम कोशिश करें उसे बनाने की और लोग कोशिश करें उसे देखने की, तो ये एक टू वे ट्रैफिक है। अगर सब मिलके काम करेंगे तो हो सकेगा। फिल्म भी एक डाइंग मीडियम है पाकिस्तान में, तो उसको भी रिवाइव करने की जरूरत है। सिनेमाज तोड़ के मॉल्स बनाए जा रहे हैं, तो अगर इसको गवर्नमेंट की सतह पर रोका जाए, और आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है थिएटर को लेके और फिल्म को लेके भी, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी कुछ अच्छे नतीजे बिल्कुल ऐसे। सामने आएंगे। यासिर, मुझे ये भी बताइएगा कि शो आपका कब स्टार्ट हो रहा है? लाहौरी क्योंकि बेताब हैं, लाहौरियों को पैगाम क्या देंगे आप? जी, ये कल स्टार्ट हो चुका है लाहौर में। अलहमरा हॉल 1 में ये शो हो रहा है। ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हैं ticketwala.com पे, और अगर लाहौर में आप मौजूद हैं तो आप या तो आर्ट्स काउंसिल से अलहमरा से आके खरीद सकते हैं, या फिर आप लंदन कोर्टयार्ड एक रेस्टोरेंट है वहाँ से खरीद सकते हैं। और 8 बजे ये शार्प स्टार्ट हो जाता है और 7:45 गेट्स क्लोज कर देते हैं हम। बाकी एक कॉमेडी प्ले आपको बहुत मजा आएगा, आप देखेंगे तो। और कल का जो हमारा शो था वो बहुत अच्छा गया है, हाउसफुल था और लोगों ने बहुत पसंद किया है। लाहौरियों ने बहुत प्यार दिया है हमें। उम्मीद है कि जब आप सही अब देखना ये मेरे ख्याल से अब लाजमी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने डिस्कशन जनरेट कर दिया है। अच्छा यासिर, मुझे ये बताएं कि इंडिया में एक्टर्स और पाकिस्तानी जो कंटेंट है उसको मुकम्मल बैन कर दिया गया है। हाँ, तो आप क्या समझते हैं, क्या जो पाकिस्तानी अदाकार हैं या फिर जो सिंगर हैं वो भारत जाकर काम करते हैं, उनको दोबारा से इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, काम करना चाहिए वहाँ पर? नहीं जी, वो सिचुएशन जैसी है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। उन्होंने बैन कर दिया है, तो अच्छा ही हुआ है एक किस्म से अगर देखा जाए तो। पाकिस्तान में आप देखें ड्रामों की एकदम से रीच भी गिरी है, क्योंकि इंडियन व्यूअर्स बहुत ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे थे, जिसकी वजह से हमारा ड्रामा बहुत इंडियन दिखना शुरू हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि हम उनके लिए बनाना शुरू हो गए थे समहाउ। तो मुझे तो अच्छा लगा है, इस बैन से हमें ही फायदा होगा, हमारा ड्रामा बेहतर होगा, हमारा कंटेंट बेहतर होगा, जैसे कि हमेशा से था। पाकिस्तानी ड्रामा बहुत बेहतर था, तो जो होता है इंशाल्लाह ठीक हो गया। अच्छा यासिर, मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि ये तो सरप्राइज होगा, हम देखेंगे, सारा पाकिस्तान देखेगा, लेकिन अगले शो के हवाले से कुछ बताइएगा, ड्रामा के हवाले से, या फिर कोई फिल्म ऐसी पाइपलाइन में हो जो कि फैंस जिसका इंतजार करें, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल, इसके बाद एक और थिएटर प्ले हम लेकर आएंगे बहुत जल्द, लाहौर से शुरू करेंगे उसको। ठीक हो गया यासिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन नौज़ाद यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और एक बड़े मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं। आपने जिस तरह बिल्कुल मैंने स्टार्ट में बताया था ना कि राइटर भी हैं, ड्रामे भी किए हैं और ज़बरदस्त ड्रामे किए हैं, हम सब ने देखे एंजॉय किए। मैं तो अभी तक भी जो ना देखा हो देखती हूँ, उनमें से एक ड्रामा था जो मैंने नहीं देखा हुआ, जब मैं इंट्रो में बता रही थी, तो वो ड्रामा ज़रूर मैं देखूंगी। और यकीनी तौर पर जिस तरह से अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे,
वो आप सब में देखना है, हम तो देखेंगे ही देखेंगे, बिल्कुल ऐसे लेकिन है, अपनी बिल्कुल राय ऐसे का ही आपने इजहार ड्रामा भी करना है। देखना खवातीन आज़ाद हमारी सुबह की सोच में आज क्योंकि आनी जानी हमारी लगी रही, हमारी भी आपसे मुलाकात होती रही, कहीं गवर्नर यौम साहब की आपसे तशक्कुर मनाया मुलाकात जा होती रहा रही, था कहीं ना। आपने शुहदा की कब्रों पे देखा होगा कि फूल वगैरह भी चढ़ाए जा रहे हैं। सो ये मुलाकात आज हमारी थोड़ा सा तातुल का शिकार जरूर रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। खवातीन आज़ाद सुबह की सोच से मुझे गजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।